हेलो एवरीवन। आज है 10 जनवरी 2023 और हम मेरे को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिल रहा था आजकल। एंड मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, तो फिर आई वाज नॉट एबल टू फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ। बट आज टाइम मिला है तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला न्यूज़ है, आरबीआई टू ऑक्शन ग्रीन बॉन्ड इन टू ट्रांचेस ऑफ 8,000 करोड़ ईच इन जनवरी एंड फेब्रवरी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो ग्रीन बॉन्ड इज़ एक तरह का बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब कि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक पीस ऑफ पेपर। ठीक। इस पे लिखा रहेगा कि हाँ इतना सो एंड सो इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा और इतना अमाउंट का फेस वैल्यू इसका इस बॉन्ड का इतना है। तो फिर इसमें क्या होगा कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है गवर्नमेंट इसे, आरबीआई जो है इसे ऑक्शन करेगा। ऑक्शन का मेथड होगा यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। ठीक है। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन क्या है, आई विल लेट यू नो थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्राइस इस ऑक्शन का मेथड से इसे ऑक्शन किया जाएगा। और ये ग्रीन बॉन्ड जो है इसे मार्केट में जो खरीदेगा इन्वेस्टर्स लेगा और बदले में पैसे देगा, राइट, रुपीज पैसे देगा। और ये पैसे जो हैं किसी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो है जो क्लाइमेट को सूटेबल हो, उन प्रोजेक्ट्स में ये पैसे गवर्नमेंट खर्च करेंगे। ठीक है। ये जो भी रुपए आएंगे इससे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो है उसमें जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है फाइनेंस लेगा इन्वेस्टर से और इसे कहाँ डिप्लॉय करेगा, किसी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में, जिससे कि जो कार्बन का इंटेंसिटी है, इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी, वो कम हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का एम है कि दे वांट टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी। तो इस कारण से ग्रीन, इसका इस बॉन्ड का नाम ग्रीन बॉन्ड रखा गया है, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिक्रीज द कार्बन इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी। ठीक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हाँ। और जो गवर्नमेंट बोरो करता है, गवर्नमेंट जो है पैसे का एक्सपेंडिचर करता है, तो एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट बोरो करता है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि वो जितना भी बोरो कर रहा है वो ग्रीन तरीका से करे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें परसेंटेज जो है ग्रीन हो। तो इसलिए ग्रीन बॉन्ड को इशू किया जा रहा है। और आरबीआई जो है दो ट्रांच में इसे इशू करेगा। 8,000 करोड़ ईच, मतलब टोटल 16,000 करोड़ रुपीस का बॉन्ड इशू करेगा। ठीक। इसका फीचर्स में अगर हम लोग देखें तो इशुएंस मेथड, जैसे मैंने बोला, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथड से करेगा। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट जो है सबको बोलेगा ठीक है आप लोग बिड करो। तो मान लीजिए तीन कैंडिडेट है, ए बी सी, ये बिड करेंगे। ठीक। और तीनों कोई ना अपना अपना बताएंगे कि मैं इतना क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड खरीदूंगा और इस प्राइस पे खरीदूंगा, और एक सील्ड एनवेलप में ये चीज गवर्नमेंट को दे देंगे। मतलब इतना क्वांटिटी खरीदेंगे और इस प्राइस पे हम खरीदेंगे, ये कोट करके एक सील्ड एनवेलप में। हाँ। और ये गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट ओपन करता है। ठीक। तो मान लीजिए कि क्वांटिटी और प्राइस जो है, ए बी सी तीन जो है इन्वेस्टर्स है वो कोट किया। ए बोला कि मैं जो है 60 यूनिट्स लूंगा, हाँ, एट ए प्राइस ऑफ 45 ईच। बी बोला कि मैं 40 यूनिट्स लूंगा एट ए प्राइस ऑफ 60 ईच, $60 मान लो। और सी बोल रहा है कि मैं 30 यूनिट्स लूंगा एट ए प्राइस ऑफ $35। ठीक। ये प्राइस है। और टोटल क्वांटिटी है गवर्नमेंट के पास 100। ठीक। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा। हाँ। तो हाईएस्ट बिडर कौन है इसमें, प्राइस में 45, फिर 60 एंड 35, 60 है। तो इस हाईएस्ट बिडर को ये क्वांटिटी देगा 40। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर जो होगा, 45 और 35 में हाईएस्ट ये है 45, इसने जितना क्वांटिटी बोला है उसको क्वांटिटी देगा। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये 100 अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सेल आउट हो जाए। तो क्वांटिटी पहले ये 60 सबसे ज्यादा तीनों में, बी ने बोला $60, तो इसे 40 यूनिट्स दे दिया जाएगा, अब बचा 60। नेक्स्ट जो है $45 बोला इसने एट 60 अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, नेक्स्ट 60 इसको दे देगा। तो टोटल 60 प्लस 40 100, ये 100 खर्च हो गया, तो अब सी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से बिडिंग होगा। और ये यूनिफॉर्म प्राइस इसलिए बोलते हैं, जो दोनों में जो लोएस्ट प्राइस होगा दोनों को यूनिफॉर्म प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज द 45 रुपीज। अगर और भी होता, डी होता, मान लीजिए ये 50 होता, तो नेक्स्ट जो होता सी और डी में, हाँ, जो प्राइस हाईएस्ट होता उसको दिया जाता, और उतना जितना क्वांटिटी बचता वो क्वांटिटी दे दिया जाता। तो इस तरह से क्या होता है, तो इस बिड में ए और बी को
दोनों को उसका डिजायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगा, ए को 60 यूनिट मिल जाएगा, बी को 40 यूनिट्स मिल जाएगा, और दोनों को यूनिफॉर्म प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज ₹45 पर यूनिट, क्योंकि ये जो लोएस्ट वाला रहेगा वो पे करेगा। तो गवर्नमेंट तक तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि उसका क्वांटिटी अमाउंट जो टोटल है सेल आउट हो जाए। इसे ही यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन बोलते हैं। तो ये आरबीआई जो ऑक्शन करेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन मेथोडोलॉजी। ठीक, और भी तरह का ऑक्शंस होते हैं, डच ऑक्शंस होते हैं। तो पहले इसमें नहीं जाएंगे हम लोग डिटेल में, आज जो है आज उसे हम समझ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बताए, इस जो ग्रीन बॉन्ड जो इशू होगा तो सारे बायर्स को यूनिफॉर्म प्राइस पे करना पड़ेगा। इस केस में 45 रुपीज़ हो गया, यहाँ पे $45। दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो 5% ऑफ जो नोटिफाइड क्वांटिटी है ना, अमाउंट ऑफ सेल, उसको रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। ठीक, तीसरा पहला हो गया यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। सेकंड 5% रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। थर्ड है कि अगर जैसे बैंक्स वगैरह खरीदता है इस बॉन्ड को, तो ये रेपो के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब बैंक को अगर ओवरनाइट पैसे चाहिए, हाँ, आरबीआई से, तो वो इस बॉन्ड को दे करके पैसे ले सकता है, बाद में रीपर्चेस कर सकता है। तो रेपो ऑक्शन में यूज किया जा सकता है। फिर स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो जो है बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसे भी एसएलआर के बिहाफ में भी इस ग्रीन बॉन्ड को रख सकता है। फिर हो गया कि इससे जो है सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में लॉन्च किया जाता है नया, और सेकेंडरी मार्केट में उसे रीसेल अगर रीपर्चेस करना है तो उसे सेकेंडरी मार्केट में, मतलब इसे रीसेल किया जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में इस ग्रीन बॉन्ड को। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें नॉन रेसिडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया है कि दे कैन पार्टिसिपेट। हाँ, नॉन रेसिडेंट्स भी खरीद सकते हैं बॉन्ड। तो आरबीआई जो है अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस का ये ग्रीन बॉन्ड जो है ये ऑक्शन करेगा 2 ट्रांचेस में। हाँ, एक करेगा 25 जनवरी को और दूसरा करेगा 9 फरवरी को। 2 ट्रांचेस में करेगा, और इसमें 8,000 रुपए का करेगा। 8,000 रुपीस करोड़, 8,000 करोड़ रुपीस का करेगा। ये 8,000 करोड़ में जो है 4,000 करोड़ रुपीस जो है 5 ईयर का मेच्योरिटी का होगा, 5 ईयर्स मेच्योरिटी के साथ, और ये 4,000 जो है बचा हुआ दैट विल बी ऑफ 10 ईयर्स मेच्योरिटी। बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड होगा 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो आरबीआई विल ऑक्शन 5 ईयर एंड 10 ईयर ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 4,000 करोड़ ईच ऑन 25 जनवरी एंड 9 फरवरी, एंड देयर वुड बी यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। तो आई होप इसमें जो कंसेप्ट है आपको पता चल गया कि ग्रीन बॉन्ड क्या है, यूनिफाइड प्राइस ऑक्शन क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फर्स्ट एस्टिमेट्स पेग्स फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी ग्रोथ एट 7%। तो ये जो एस्टिमेट आया है, सबसे पहले जान लीजिए कि जीडीपी जो है क्या है। जीडीपी का एक फॉर्मूला है, आपको जानना चाहिए कि दैट इज C+I+G+X-M। हाँ, X-M दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। X इज एक्सपोर्ट, M इज इंपोर्ट। ठीक है, C इज व्हाट? C इज कंजम्पशन, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज हम लोग जो कंज्यूम करते हैं ये कंजम्पशन। दिस इज इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो एक्सपेंड करता है, रोड, ब्रिजेस, रेलवेज, हाँ, ये गवर्नमेंट स्कीम्स में जो इन्वेस्ट होता है ये हो गया। एंड दिस इज एक्सपोर्ट एंड दिस इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर जीडीपी को अगर हमें चेंज करना है, इनके बढ़ाना घटाना है, तो इन 4 पैरामीटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो फिर जीडीपी बढ़ेगा, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, पर इंपोर्ट अगर कम होगा तब जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज C+I+G+X-M। ये हमेशा याद रखिएगा, दिस विल ऑलवेज हेल्प यू अगर इकोनॉमी को समझना है अच्छे से तो। ठीक, तो फिर राइट नाउ बहुत सारी एजेंसीज जो है जैसे कि IMF हो गया, RBI है, ये सारे जो है हमारे जीडीपी कैलकुलेट करते रहते हैं कि क्या होने वाला है, एस्टिमेट करते रहते हैं। तो बहुत सारे और भी एजेंसीज है जो एस्टिमेट करते हैं, और उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जीडीपी ग्रोथ थोड़ा कम होगा, मगर जो गवर्नमेंट का जो फर्स्ट एस्टिमेट आया है ये हाई है, दैट इज अराउंड 7% एस्टिमेट किया गवर्नमेंट ने, और दिस विल बी एक्चुअली हाई है।
और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो दैट विल बी ऑफ एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का। हाँ, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस जो है हमारे जीडीपी में, तो 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। हाँ, तो एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर हैज़ परफॉर्म बेटर, हाँ, और अच्छा करेगा कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो इसमें गुड न्यूज़ ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, हाँ, वो अराउंड एस्टिमेट किया गया है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। हाँ, रियल जीडीपी में अगर हम लोग इन्फ्लेशन को ऐड कर दें तो हमें नॉमिनल मिल जाता है, तो इन्फ्लेशन फैक्टर इन हो जाता है। रियल जीडीपी ट्रू पिक्चर देता है, मतलब इन्फ्लेशन को हटा दे तो फिर जो जीडीपी रहेगा कैलकुलेट होकर आएगा, दैट इज रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो से एस्टिमेट किया गया है 15.4% के अराउंड। हाँ, और जो बजट में हमें क्या एस्टिमेट किया था, दैट वाज 11.1%। तो नॉमिनल जीडीपी आप देख सकते हैं बजट में एस्टिमेट इतना किया गया था, पर एक्चुअल में इट इज गोइंग टू टर्न अराउंड टू 15.4% के अराउंड। तो ये ज़्यादा हमें मिलेगा, तो दैट इज़ गुड। अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है ना तो टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का बढ़ता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो हमारा एस्टिमेट था 11.1%, बट 15.4% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा दिस ईयर। और तो ग्रोथ मोमेंटम जो है फाइनेंशियल 23 में, इससे क्या होता है कि ये बताता है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है रिजीलियंट है, मतलब कि जो बाहर जो ग्लोबल इफेक्ट्स है उससे अच्छे तरीका से इंडियन इकोनॉमी फेस कर पा रहा है, लड़ पा रहा है, और फिर अपना ग्रोथ को, मोमेंटम को मेंटेन कर पा रहा है। पर ये बहुत ज़्यादा खुश होने का बात ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो प्राइवेट सेक्टर्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें रिकवरी अगर जब तक नहीं होगा टोटल, हाँ, जो प्री कोविड लेवल पे जो हमारा चल रहा था कंजम्पशन लेवल, सेम अगर नहीं होगा तो फिर दैट इज गोइंग टू बी ए चैलेंज, कि इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करना एक चैलेंज हो जाएगा। और हाउस होल्ड सेक्टर जो है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंज्यूम करता है, दैट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर, ये कंजम्पशन जो है हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है। हाउस होल्ड का देखें तो हाउस होल्ड अराउंड 45% जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड को कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें जो है एक चिंता का विषय ये है कि जो नॉमिनल वेज ग्रोथ है ना, वो कम देखा गया। नॉमिनल वेज ग्रोथ, दिस हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड। हाँ, ये जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 12, दैट 2012 से 16 तक का, तो जो नॉमिनल वेज ग्रोथ था हाउस होल्ड सेक्टर का, दैट वाज अराउंड 8.2%। ये जो है फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर अगर हम 21 का बात करें तो इट हैज डिक्रीज टू 5.7%। तो ये जो नॉमिनल वेज ग्रोथ है ये घट गया है। नॉमिनल वेज में इन्फ्लेशन एडेड रहता है, ठीक है। तो और रियल वेज ग्रोथ का अगर हम देखें तो रियल वेज ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं है। और कभी कभी किसी किसी मंथ में तो ऐसा हुआ कि नेगेटिव चला गया, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को अगर हम लोग माइनस कर दे नॉमिनल से तो फिर हमें रियल मिल जाता है, तो कुछ माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो गया, तो रियल रियल का तो और बुरा हाल है। तो ये रियल वेज ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है, ये नॉमिनल वेज ग्रोथ बोले या रियल वेज ग्रोथ बोले, इसमें ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंजम्पशन डिमांड को कंट्रीब्यूट करता है। और कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नॉमिनल ग्रोथ रेट इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है। पर साथ में साथ चैलेंज एक और है कि देखिए, अगर नॉमिनल इज इक्वल टू रियल रियल प्लस इन्फ्लेशन, राइट। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नॉमिनल बढ़ेगा, नॉमिनल वेज रेट या नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, राइट। पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, राइट। हम लोग देखें रेपो रेट को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है अभी आरबीआई, ताकि जो इन्फ्लेशन रेट है 4 ± 2% पे मेंटेन रहे, है ना। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो इन प्राइवेट प्लेयर्स है, वो लोन बैंक से कम लेंगे क्योंकि उसके ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट जो है ना ये घट जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ाने का कोशिश करेगा, हाँ, वेज कंजम्पशन कैसे बढ़ाएगा, रियल वेज बढ़ा देगा, मतलब गवर्नमेंट जो वेज रेट सबका बढ़ा देगा, पैसा लोगों के हाथ में ज़्यादा रहेगा तो फिर लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। पर अगर पैसा ज़्यादा रहेंगे लोगों में तो वो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेगा तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो ये वाला है इन्वेस्टमेंट आई, ये घट जाएगा। तो देख रहे अगर सी बढ़ रहा है
तो आई घट रहा है। तो आरबीआई के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि कोई एक ऐसा इंटरेस्ट रेट मेंटेन करे जिससे कि जीडीपी हमारा इंक्रीज होता रहे, क्योंकि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। हाँ, दैट इज द, ये प्रियम्बल है आरबीआई का कि इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है और ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी को भी मेंटेन रखना है। तो इसलिए आरबीआई जो है अभी जो भी, जैसे हम लोग देखते हैं रेपो रेट जो है आरबीआई ट्रांचेस में थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है, एक बार में नहीं बढ़ाता, ताकि ये बैलेंस जो है ना घट जाए। नहीं, अगर एक बार में बढ़ा देगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, वो ये कम हो जाएगा, आई कम हो जाएगा, तो फिर जीडीपी कम हो जाएगा, तो ग्रोथ हमारा कम हो जाएगा। तो ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट फर्स्ट एस्टिमेट पिक्स फाइनेंशियल 23 जीडीपी ग्रोथ एट 7%, while agriculture and service showed improved performance, industry led by manufacturing has disappointed। नेक्स्ट देखते हैं, वुमेन मेकअप 12% ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स। तो ये बेसिकली एक्सप्लेन करेगा कि वुमेन, ये आर्टिकल कि वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स में वो डिसमल है, बहुत ही हैजार्डियस वर्क में इन्वॉल्व हो रही है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क का बात करें तो इंडिया का कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो एस्टिमेट किया गया है कि अराउंड 7 मिलियन वुमेन को एम्प्लॉय करता है, मतलब कि 12% ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। हाँ, और मेल वर्कफोर्स जो है अराउंड 50 मिलियन है, 50 मिलियन। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। हाँ, तो 7 मिलियन वेमेन है, अराउंड 12% ऑफ द जो वेमेन वर्कफोर्स है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। हम लोग सिर्फ अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक। और जो वेमेन है टेक्निकल्स और अपर मैनेजमेंट में, अगर हम बात करें रियल एस्टेट में, एक तो हो गया लो लो ग्रेड जॉब कंस्ट्रक्शन में, जैसे ये वुमेन जो कर रही है लो ग्रेड जॉब है। दूसरा हो गया जो टेक्निकल हो गया, टेक्निकल या फिर अपर मैनेजमेंट का बात करें, हाँ, इसमें भी वुमेन का जो रोल है ना, पोजीशंस है, ये खराब है, बहुत कम वुमेन है इसमें। और अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ वुमेन्स जो कि टेक्निकल या मैनेजरियल रोल में है, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, हाँ, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, ये सिर्फ अराउंड 1.4% ऑफ वुमेन वर्कफोर्स इसमें काम करती है। टोटल कंस्ट्रक्शन में 12% है। टेक्निकल और अपर मैनेजमेंट में बात करें रियल एस्टेट में तो अराउंड 1.4% ऑफ द वुमेन काम करती है। और वुमेन वर्कर्स जो है, अगर हम लोग बात करें काम तो करती है, तो उसके बदले कुछ वेज अर्न करती होगी। तो अगर लेबर फोर्स में देखें वुमेन का, तो वो जो है अराउंड 30 से 40% जो है लेस अर्न करती है। हाँ, जो लो ग्रेड जॉब में है वो अराउंड 30 से 40% लेस अर्न करती है। और अगर ये टेक्निकल अपर मैनेजमेंट लेवल जॉब का देखें तो वुमेन जो है मेल से कंपेयर करें तो अराउंड 15% लेस अर्न करती है वेजेस। काम करती है पर पैसे कम मिलते हैं कंपेयर टू मेन। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वुमेन जो है प्राइमरी जो एम्प्लॉयड है वो लो पेइंग जॉब में है। हाँ, लो पेइंग जॉब्स एंड डेंजरस जॉब्स में है। तो डेंजरस जॉब्स जैसे लिफ्टिंग करना, लार्ज लोड्स, बहुत सारे हेवी लोड को उठाना, ब्रिक किल्न्स में काम करना, माइनिंग का काम करना, क्वेरिंग में काम करना, स्टोन तोड़ने का काम करना, ये सारे काम में है, इन्वॉल्व है। अगर हम लोग 2021 का बात करें, हाँ, तो 19% ऑफ द वुमेन वर्कफोर्स है ना, ये एम्प्लॉयड थी इंडस्ट्रीज में, जैसे कि जो सेफ काम होता है, डेंजरस ना हो, उनमें सिर्फ 19% ऑफ वुमेन वर्कफोर्स एम्प्लॉयड थी। जैसे कि नर्सिंग हो गया, ये सारे सूट करते हैं वुमेन को जॉब्स को। नर्सिंग हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, हाँ, मिडिल स्कूल टीचिंग हो गया, फिर सोशल वर्क हो गया, सोशल वर्क काउंसलिंग का काम हो गया। ये सारे में सिर्फ 19% वुमेन इन्वॉल्व है वर्कफोर्स का। और अगर हम लोग बात करें ग्लोबल एवरेज क्या है, द ग्लोबली अगर बात करें तो अराउंड 46% ऑफ द वुमेन वर्कफोर्स ये सारे एक्टिविटीज में होती है, जो कि डेंजरस नहीं होता है, दैट इज सेफ। तो ये ट्रेंड है इंडिया का। तो अगर हम बात करें तो बहुत ही लार्ज स्केल इंप्रूवमेंट होने का इसमें पॉसिबिलिटी है। और जैसे जैसे एजुकेशन है, पॉवर्टी लेवल, वो सब कम होगा तो फिर करप्शन कम होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आई थिंक वी विल स्लोली एंड इवेंचुअली रीच दिस लेवल जो 46% ऑफ द वुमेन वर्कफोर्स है ग्लोबल एवरेज का। तो वुमेन प्राइमरी एम्प्लॉयड इन लो पेइंग जॉब, डेंजरस जॉब, सेज द रिपोर्ट बाय प्रामस पार्टनर WTCA। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया विल बी अ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 7 years। तो सेज ये जो आर्टिकल है इसमें बता रहा है कि इंडिया जो है 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकता है नेक्स्ट 5 से 7 साल में। हाँ,
ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऐसा मानना है, इन्होंने बताया कि से इंडिया शुड बी एबल टू क्लॉक रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ अराउंड 6.5% इन द मीडियम टर्म ऑन द बैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव्ड इन फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट 7 ईयर्स का, तो ये लॉन्ग टर्म है। हाँ, तो यहाँ हम लोग जो भी बात करेंगे लॉन्ग टर्म, दूर का देख करके बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है हमें, जैसे जो राइट नाउ है, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई जियो पोलिटिकल टेंशंस होगा, इंडिया पाकिस्तान का कोई से रिलेटेड टेंशंस हो जाए, या कि कहीं यूएस रशिया के बीच में कुछ हो जाए। तो जियो पोलिटिकल एंड अगर टेंशंस होगा तो जियो पोलिटिकल जियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज भी, अनसर्टेनिटीज अराइज होंगे, राइट। ये सारे लॉन्ग टर्म है। तो ये सारे अनसर्टिनिटीज जो है, इंडिया के जो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है टारगेट, हो सकता है कि इंडिया ना रीच कर सके। इंडिया जो है रियल जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहा है दैट विल बी अराउंड 6.5%, लॉन्ग टर्म में हमारा हो सकता है 6.5% के अराउंड। तो ये लॉन्ग टर्म ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अगर आने वाले 5 6 7 साल में देखें लॉन्ग टर्म में, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम लोग इसी तरह प्रोग्रेस करते रहेंगे। हाँ, उसके बाद जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें कि बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, इनका जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, क्लीन बैलेंस शीट है, स्ट्रांग बैलेंस शीट है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है, इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6.5% से ग्रो कर सकता है। ये कैसे एविडेंट है कि फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कि बैंक्स का अगर हम देखें, तो बैंक्स अच्छे से कैपिटलाइज्ड है, बैंक्स के पास अच्छा खासा अपना कैपिटल है, और फिर अब गवर्नमेंट द्वारा कैपिटल इन्फ्यूजन का जरूरत नहीं है जैसे पहले होता था। एनपीए लेवल देखे तो वो काफी नीचे आ गया है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है बैंकिंग सेक्टर का। हाँ। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर डी लेवरेज्ड है। कॉर्पोरेट सेक्टर डी लेवरेज, देखिए लेवरेज मतलब क्या होता है कि आप कितना बोरोइंग किए हैं, हाँ, कितना आप बोरो कर रहे हैं बाहर से, जिससे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इनकम जनरेट कर सके। जैसे एक रेशियो है डेप्थ इक्विटी रेशियो, ये एक तरह का लेवरेज रेशियो है। हाँ, कि आप अपना पैसा कितना लगाए, इक्विटी इज योर मनी, आप अपना पैसा कितना लगाए और बाहर से बोरो कितना किए हैं। हाँ, तो आप अगर बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं तो आप लेवरेज्ड कहलाओगे, यू आर मोर लेवरेज्ड। तो कॉर्पोरेट सेक्टर राइट नाउ इज डे लेवरेज, मतलब अब इसने बोरो ज्यादा नहीं किया है, सो इट कैन बोरो नाउ, और बोरो करके ये इट कैन इजिली इन्वेस्ट करेगा, मतलब एक्सपेंशन कर सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अगर हम लोग देखें, हाँ, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है पर्टिकुलरली आगे आने वाले टाइम में, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है मोमेंटम गेन करेगा। जैसे हम लोग बात करें इनफॉर्मल, जैसे जोमेटो गिग वर्कर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए गिग वर्कर्स, जैसे जोमेटो स्विगी वाले जो काम करते हैं, दोज आर द गिग वर्कर्स। तो इस और रिकवरी जो हो रहा है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में, हाँ, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉइंट वी कैन से कि जो हमारा 6.5% का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो मेंटेन हो सकता है, और इंडियन इकोनॉमी कैन बी ए $3 ट्रिलियन एटलीस्ट, हाँ, $3 ट्रिलियन ये मार्च 2023 तक अचीव हो जाएगा। मार्च 2000 मतलब आने वाले 2 महीने में वी कैन बी ए 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 7 ईयर्स। नेक्स्ट 7 ईयर्स में वी कैन बी ए 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इंडिया मैन, तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म चैलेंज ये हो सकता है कि हमारा जो रुपी, अभी का रुपी का बात करें तो आवर रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, राइट। लेकिन आने वाले वक्त में 5 7 साल में हो सकता है कि हमारा रुपी स्ट्रेंथन हो जाए। तो दिस विल एक्चुअली बी ए चैलेंज अगर हमारा रुपी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आगे चल के इन्फ्लेशन रेट जो है यूएस में घटेगा, तो इंटरेस्ट रेट यूएस जो फिर से घटाएगा, तो हमारा रुपी जो है फिर से कैपिटल फ्लाइट होगा, कैपिटल मतलब फ्लाइट नहीं होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा हमारे कंट्री में, तो इससे क्या होगा, रुपी अप्रिशिएट करेगा डेप्रिशिएट की जगह। अगर रुपी अप्रिशिएट करता है, जैसे मान लीजिए अभी रुपी 83 रुपीज़ का, बाद में 80 रुपीज़ हो जाएगा $1 का कीमत, $1, तो क्या होगा कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, मतलब बाहर वाले को अब ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा हमारा कोई एक यूनिट ऑफ गुड खरीदने के लिए। इसके कारण जो है हमारा एक्सपोर्ट घट जाएगा, तो ये हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा। रुपी अप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाता है, इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाता है फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। तो एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे फॉरेनर्स पहले अभी राइट नाउ
$1 में 83 रुपीज़ का क्वांटिटी खरीद सकते हैं इंडिया में। तो बाद में जब अप्रिशिएट हो जाएगा 83 से 80 रुपीज़ हो जाएगा, तो $1 का सिर्फ 80 रुपीज़ का सामान खरीद पाएंगे। मान लीजिए ये 70 हो जाए $1 का, तो फिर आगे चल के 5 साल में $1 में सिर्फ 70 रुपये का ही सामान खरीद पाएंगे, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हमारा एक्सपोर्ट इसलिए घट जाता है। तो दिस कैन बी एक्चुअली ए चैलेंज। अगर लॉन्ग टर्म चैलेंज का बात करें तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूपी कैन बी ए चैलेंज। तो ये हो गया, इंडिया विल बी ए 7 ट्रिलियन इकोनॉमी नेक्स्ट 7 years। नेक्स्ट ये फॉल इन इंडियाज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू चैलेंज फिस्कल मैथ। तो अभी हमने जैसे बताया था यहाँ ये वाले न्यूज़ में कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो नॉमिनल जीडीपी हमने बताया कि वो बढ़ रहा है। यहाँ नॉमिनल जीडीपी 15.4% के अराउंड है, हाँ, कंपेयर टू 11.1%, राइट। जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था 11.1%, लेकिन हमारा नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली में उससे बेटर परफॉर्म किया है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 24, वहाँ हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23 का देख रहे थे। तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ 23 में जो है, फाइनेंशियल ईयर 23 में नॉमिनल जीडीपी जो है दैट इज एक्चुअली मोर, ज़्यादा है कंपेयर टू बजट एस्टिमेट। लेकिन आगे फाइनेंशियल ईयर 24 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो घटेगा, राइट। तो ये जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा सकता है। तो ये कैसे रिलेटेड है ये बताते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में हमने बताया कि नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन रेट होता है, तो इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, हाँ। और ये नॉमिनल जीडीपी यूज किया जाता है एज ए एस्टिमेट फॉर टैक्स कलेक्शन। टैक्स कितना कलेक्ट होगा ये नॉमिनल जीडीपी के ऊपर डिपेंड जाता है। अगर नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब जैसे 23 में नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है तो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का ज़्यादा होगा। तो फिस्कल डेफिसिट जो है, जो कि इसलिए माना जा रहा है कि इट कैन बी अराउंड 6.1% ऑफ जीडीपी, हाँ। और हमारा टारगेट क्या है इस साल का? 6.4% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना है। तो इट इज एक्चुअली अचीवेबल 6.4% ऑफ जीडीपी। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन कम होगा क्योंकि नॉमिनल जीडीपी घटता हुआ दिख रहा है। तो इसे अगर टैक्स कलेक्शन घटेगा तो जो क्या होगा, गवर्नमेंट को जो है एक्सपेंसेस जो है अपना कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम अगर कम होगा तो एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा। टैक्स कलेक्शन इज एक्चुअली इनकम फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल ईयर 24 एक्चुअली इलेक्शन वाला ईयर है, हाँ, फाइनेंशियल ईयर 24। तो इसलिए ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए। और इन्फ्लेशन जो है, रियल जीडीपी जैसे हमने बोला इट इज गोइंग टू ग्रो एट अराउंड 7%, पर इन्फ्लेशन अगर स्लो हो गया, इन्फ्लेशन अगर कम हो गया तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो घट जाएगा। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, राइट। जैसे ये इन्फ्लेशन रेट अगर ये कम होगा तो नॉमिनल जीडीपी भी कम होगा, तो आगे हमारा इन्फ्लेशन रेट घटेगा। आरबीआई ऑफ कोर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट ऑफ कोर्स कम हो रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो नॉमिनल जीडीपी घटेगा, नॉमिनल जीडीपी घटेगा तो टैक्स कलेक्शन घटेगा, टैक्स कलेक्शन घटेगा तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा इन फाइनेंशियल ईयर 24। पर इस साल ऐसा नहीं है। इस साल जो है, जो फाइनेंशियल 23 में है, हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ है, राइट। और हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ, ऑफकोर्स नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिजिकल डेफिसिट जो है, अगर जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम करता है, हाँ, तो फिर फिजिकल डेफिसिट जो है इजीली कम हो जाएगा, हाँ, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंसेस कम करेगा तो। पर अगर टैक्सेस कम होगा तो फिर फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। दोनों एक पॉइंट है। तो टैक्स अगर कम हो रहा है तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? एक्सपेंसेस माइनस इनकम, हाँ। अगर टैक्स कलेक्शन कम होगा तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, है ना। तो जो मीडियम टर्म टारगेट हमारा क्या है फिजिकल डेफिसिट को? 4.5% ऑफ द जीडीपी मेंटेन करना है, अचीव करना है बाय 2025-26। तो ये चैलेंज हो जाएगा, राइट। अगर मेरा टैक्स कलेक्शन कम होगा, टैक्स कलेक्शन कम क्यों होगा? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कम हो रहा है, राइट। नॉमिनल जीडीपी कम होगा तो टैक्स कलेक्शन कम होगा, टैक्स कलेक्शन कम होगा तो फिर इनकम कम होगा, और इनकम कम हुआ है तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। इनकम कम होगा तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा,
और फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर ये 4.5% जो अचीव करना है 2025-26 ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर ये बहुत चैलेंजिंग जॉब हो जाएगा 4.5% ऑफ जीडीपी मेंटेन करना फिजिकल डेफिसिट को। लेकिन इस साल जो है इंडिया का जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि 11.1% होगा नॉमिनल जीडीपी बजट 2023 में। ये एक्चुअली में जो है नॉमिनल जीडीपी आ रहा है 15.4%। ये स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट करता है, जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 15.4% है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो टैक्स कलेक्शन मतलब कि ज़्यादा होगा। टैक्स कलेक्शन जो है एक्चुअली में जो बजट में जो एस्टिमेट किया गया था उससे भी ज़्यादा होगा, अराउंड 1.15 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा होगा। हाँ, टैक्स कलेक्शन तो गवर्नमेंट तो और भी सोर्स से इनकम अर्न करता है, जैसे कि नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू में जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है। हाँ, गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को बेच करके पैसे कमाता है, तो अराउंड 65,000 करोड़ रुपीस टारगेट था कि 64,000 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट ले आएगा, बट ये नहीं है, लोअर है। तो चलो ये एटलीस्ट टैक्स कलेक्शन इज गोइंग टू कॉम्पनसेट दिस ईयर। और इस कारण से क्योंकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सकता है, अराउंड 1.35 ट्रिलियन रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर सकता है। तो हायर देन द बजटेड नॉमिनल जीडीपी जो है ग्रोथ रेट, इससे जो है फिजिकल डेफिसिट जो है वो घटेगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो फिजिकल डेफिसिट अराउंड 6.1% ऑफ द जीडीपी अचीव किया जा सकता है। इस साल का टारगेट था 6.4% ऑफ जीडीपी, तो ये 6.1 तक आ सकता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग भी करना पड़ रहा है, एक्सपेंडिंग बढ़ रहा है, जैसे कि हमने देखा कि सब्सिडीज बढ़ा रहा है, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो इस कारण से जो है स्पेंडिंग बढ़ेगा तो फिर ये वापस से 6.4% ऑफ द जीडीपी तक आ जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो अचीवेबल है दिस ईयर, बट नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल 24 में ये मैथ्स थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा हमें ये अचीव करना, क्योंकि हमारा नॉमिनल जीडीपी घटता हुआ दिख रहा है। नॉमिनल जीडीपी घटेगा तो इनकम घटेगा तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो टारगेट है अराउंड 4.5% ऑफ जीडीपी अचीव करना, दैट ईयर इट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन दिस ईयर इट इज इजी टू अचीव 6.4% ऑफ जीडीपी। तो यही कहने का मतलब था पूरे इस आर्टिकल का। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ विच इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इज द बेंचमार्क यूज्ड टू एस्टिमेट टैक्स कलेक्शन इन द अपकमिंग बजट टू बी प्रेजेंटेड ऑन February 1। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको सही लगा, कुछ कंसेप्ट सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू, आई विल सी यू अगेन।